अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? अभी तक मेरे लिए ताजा मीठा फल नहीं लाई। लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। बस सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तभी कोमल चिड़िया मीठा फल लिए कांपते हुए वहां आती है। वो वो माँ जी, मैं मीठा फल ला ही रही थी कि रास्ते में एक जालिम चील मेरे पीछे पड़ गई। इसलिए कुछ देर झाड़ियों में छुपकर चील के जाने का इंतजार करने लगी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तभी सावित्री की बड़ी बहू वहां आती है। हाँ हाँ माँ जी, ये चील का नाम लेकर झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है। ये अपने दोस्तों के साथ नदी पर बैठी बातें कर रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप कर जा, मुझे सब पता है तेरा। आ लेने दे बंटी को, मैं सब बताती हूँ। जब बंटी चिड़ा शाम को घर वापस आता है तो सावित्री रोना शुरू कर देती है। बंटी बेटे, देख अपनी पत्नी का हाल। मैंने जरा सा मीठा फल मांगा तो मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी कि अपने काम खुद किया करो। मेरी तो कमर ही टूट गई है। क्या कोमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करो? मैं दिन भर तुम्हारे लिए धूप में उड़ता हूँ ताकि तुम यहाँ घर पर आराम करो, और तुम मेरी माँ को ही दुख देती हो। कोमल चिड़िया रोने लगती है। बंटी जी, मेरा विश्वास करे, मैंने माँ जी को पंख तक नहीं लगाया। बस अब चुप हो जाओ, अगर एक और लफ्ज बोलोगी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अब जाओ रसोई में और जाकर जल्दी से रात का भोजन तैयार करो। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। पीछे ये सारी बातें सुन रही चिड़िया की बड़ी जेठानी हंस रही थी। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रात हो जाती है, वो सब पक्षी भोजन खाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को चिड़िया की जेठानी अपने घर से निकलती है और वो सीधी बिजली कपी के पेड़ के पास जाती है, जहाँ बिजली कपी बैठी रानी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। बिजली बहन का बन गया। अब तो बंटी चिड़ा भी कोमल चिड़िया पर विश्वास नहीं करता। बस कल सुबह तुम मुझे वो जहरीला मीठा फल ला देना। इसे चिड़िया के घोंसले में छुपा दूंगी और कहूंगी कि ये माँ जी को मारना चाहती है। अरे रानी बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं ऐसा जहरीला फल लाऊंगी जो देखने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और अगर किसी ने खा लिया तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तुम्हारी सास ने अगर इस फल को देख लिया तो वो देखते ही कोमल को घर से निकाल देगी। चीकू तोता और बंटी कबूतर जो पास में एक शाख पर बैठे हुए थे, वो ये सब बातें सुन लेते हैं। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के खिलाफ साजिश कर रही है। चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, अब हम क्या करें? हाँ तोते, हमें सच का पता चल गया है, अब इसे कैसे बेनकाब करना है यही सोचना है। अगली सुबह होते ही तोता और कबूतर बंटी चिड़े को सारी बात बताते हैं। तोते, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरी भाभी और माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, आज देख लेना। बंटी चिड़ा काम पर जाने का ड्रामा करके एक घनी झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि बिजली कभी एक फल लाकर रानी चिड़िया को देती है। ये लो रानी, जहरीला फल, अब जाकर इसे चिड़िया के घोंसले में छुपा दो। रानी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो फल ले जाती है और चिड़िया के घोंसले के नीचे छुपा देती है, और तभी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। माँ जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, गजब हो गया। कोमल के घोंसले से ये जहरीला फल मिला है। लगता है वो आपको ये जहरीला फल खिलाने वाली थी। हाय हाय, मैं लुट गई। अरे ओ नागिन, क्या तू मेरी जान लेने पर तुली हुई है? आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। तभी बंटी चिड़ा घर में आता है। अरे वाह, बंटी भी आ गया। आज तो कोमल की शामत आएगी। आइए आइए देवर जी, देखिए ये आपकी माँ को मारना चाहती है। ये फल तुम्हारी पत्नी के घोंसले से मिला है। रानी भाभी, बस करें, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है कि ये फल आपको बिजली कफी ने दिया है। क्या आप मेरी मासूम पत्नी को मारना चाहती हैं? तभी चीकू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं और वो चिड़िया की सास को
सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ माँ जी, ये सब सच है। रानी और बिजली दोनों मिलकर चिड़िया को फंसा रही थी ताकि रानी आपके इस घर पर कब्जा कर सके और बंटी से शादी भी। क्या ये सब तूने किया रानी? मगर क्यों? हाँ माँ जी, मैंने किया। आप हर समय कोमल से ही प्यार करती थी। जब से मेरा पति मरा है, आपने अपना सारा प्यार इस बंटी को दे दिया। कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। इसलिए मैं कोमल को रास्ते से हटाकर बंटी से शादी करके इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। अच्छा, अब तुझे क्या मिल गया? अब तो तेरे पंखों में कुछ भी नहीं रहा। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। मैंने तो घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास रानी चिड़िया को घर से निकाल देती है। बेटी कोमल, मुझे माफ कर दे। मैं रानी के बहकावे में आकर अपनी हीरे जैसी बहू को दुख पहुंचा रही थी। बंटी बेटे, मैं भी तेरी मुजरिम हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ है। मैंने आपको माफ किया। बस इस घर में झूठ और साजिश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस दिन के बाद से सावित्री सास एक सच्ची माँ बन गई। कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा अब खुश खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना घर में आग लगा देना है। हमेशा सच्चाई की आंखों से देखें और अपने रिश्तों की कदर करें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी? और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है। और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कफे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करें, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कफे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल का पा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कफे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ। जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊँ? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ माँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर बादल का पा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कफे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल कप्पा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कप्पे की पूंछ वहीं रह जाती है और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कपी के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गई? नीली,
वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे, उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल का बा अपने घर चला जाता है। हाय हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाई हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल का बा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली का बीबी हंसने लगती है, वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाए जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस बस बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कब्बे की खूब पिटाई करती है। अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कब्बे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कब्बे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कब्बे के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कब्बे शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है, बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ। बादल कब्बा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहाँ जाता है। अरे, ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है, वाइट एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कब्बा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी। बिजली कब्बे ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कब्बे वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आँखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ।
थोड़ी देर के बाद बिजली कपी के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबरा कर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कव्वा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए, मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे, और हाँ, गोते के दौरान काई काई करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाए। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना, ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कव्वा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कव्वे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कव्वा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काई काई बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कव्वा बिजली कभी को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कभी की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कभी पर डालती है और बिजली कभी की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे, आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी। और तोते कबूतर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कभी गुस्से में बादल कभी के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है। तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है, हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली, मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कव्वा नीली कभी से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कव्वा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली,
माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कभी सो जाती है तो बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कव्वा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कव्वा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कव्वा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ है? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही। मुझे तो बादल पर शक है, उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है? मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है। तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन, शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कव्वे के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला। ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कव्वे पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है।
वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कवा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कवि को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कवि अपना जादू कवि पर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकवा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कवि अंधेरी गारों में छुपी रहती है। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सावित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा, अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कफों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कफे के पास। मैं जानता हूँ वो कफे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कफों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है।
अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कव्वे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कप्पों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है। क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है, सावित्री ने भेजा है उसे सूखी घास लाने के लिए। तोते यार, ये तुम सब क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरे बबलू को बुखार है, मैं तो दवा लेने गया था कव्वों के घर। अगर मुझे क्या मालूम था वो कव्वे चिड़िया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे होंगे। अब हमें कोमल बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दूं? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन कव्वों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कव्वों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है। देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कव्वों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय, मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो कव्वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कव्वों का है। वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है, जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं।
ऐसा कहते हुए चील उन कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन सबको अपने घर में ले जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पंखों के बने हुए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी बनाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और सभी पक्षियों के लिए पकोड़े बनाती है। फिर वो सभी दोस्त पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा लेते हैं। दोस्तों, बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है। जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी, तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस